अहमद, अभी कुछ दिन कबल ये खबर भी आई थी कि अमेरिका में इंडियन अमेरिकन एशले टेलिस गिरफ्तार किया क्योंकि उन पर इल्जाम है कि वो खुफिया इंफॉर्मेशन चीन के ऑफिशियल्स को दे रहे थे। एक तरफ भारत चीन के खिलाफ खुद को खित्ते की बड़ी पावर कहलवाता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की खुफिया खबरें चीन को दे रहा है। ये क्या तजाद है? जी देखें, एशले टेलिस जो हैं इस वक्त ये उस फैक्शन, उस ग्रुप का हिस्सा थे। आप देखें कि 1995 ऑनवर्ड्स अमेरिका ने एक थिंक टैंक इमर्ज करता है जिसको रन करते हैं नियो कंजर्वेटिव्स, नियोकॉन्स जिसको कहते हैं। और वो अमेरिका की वो पॉलिसी, यानी जो क्लिंटन का दौर था, क्लिंटन के टेन्योर के मिड में जो हिलरी क्लिंटन थी, उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने क्लिंटन को इन्फ्लुएंस किया और अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी वो उसके बाद से नियो कंजर्वेटिव फ्लैंक के अंदर चली गई। उस नियो कंजर्वेटिव फ्लैंक जब 95 ऑनवर्ड्स ये इक्तदार में आए, 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश आया, फिर उसके बाद बराक ओबामा, तो उस फैक्शन, उस ग्रुप ने अमेरिका की पॉलिसी को यकसर तब्दील करके रख दी है। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने वॉर ऑन टेरर के नाम पे जंगें इंपोज की, पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जंगें की, अफगानिस्तान पे अटैक किया। और अमेरिका जो कि पहले पिछले 100 साल एक रिस्ट्रिक्टेड पावर के तौर पर पूरी दुनिया में काम करता था, वो एक्सपेंशनिज्म के ऊपर चला गया, वो वॉर्स इंपोज करने के ऊपर चला गया। वरना आप देखें अमेरिका की हिस्ट्री, चाहे वर्ल्ड वॉर वन हो, वर्ल्ड वॉर टू हो, चाहे सोवियत यूनियन के साथ जंगे हो, अमेरिका बहुत रिस्ट्रिक्टेड रह के जंगे लड़ता था। वॉर ऑन टेरर में तो अमेरिका खुल के पूरी दुनिया के, ये सारी पॉलिसी जो थी ये नियोकॉन्स चला रहे थे। और इसी पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हुए। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की तरफ से डिप्लोमेटिक हमले, वो जो अमेरिकन माइक मिलर और हॉलब्रोक ने जो टर्म दी, गुड तालिबान बैड तालिबान, पाकिस्तान को ये कहना कि डू मोर, ये 9/11 के बाद ये डिबेट अमेरिका में होना कि पाकिस्तान पे पहले हमला करना चाहिए या अफगानिस्तान पे हमला करना चाहिए, और इंडिया का अमेरिका को अपनी बेसिस देना कि आप पाकिस्तान पे हमला करें। इस सारी पॉलिसी के पीछे अमेरिका चाइना के हालात को और ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए और पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब करने के लिए अमेरिका के साथ एक शख्स अगर सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल था तो उसका नाम था एशली जे टेलिस। ये उसी नियोकॉन्स ग्रुप का हिस्सा था जिसका जालमे खलीलजाद फाउंडिंग मेंबर है, जिसका रिचर्ड पर्ल फाउंडिंग मेंबर है, जिसका डिक चैनी फाउंडिंग मेंबर है, जिसका पॉल वुल्फोविट्स फाउंडिंग मेंबर है। तो अभी रिसेंटली जो एशले जे टेलिस को गिरफ्तार किया गया है, ये इस वजह से किया गया है क्योंकि ही वाज द वॉइस ऑफ इंडिया, जिसने अमेरिकन पब्लिक को पिछले 25 साल इस धोखे में रखा कि इंडिया चाइना को कंटेन करेगा। हकीकत उनके सामने अब खुल के आ गई। इसने ही अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को, जो साउथ एशिया स्पेशली पाकिस्तान इंडिया से लेकर उसको, सारी अमेरिका की पॉलिसी को इसने एक डूबियस रखा, एक हिपोक्रेटिकल रखा और सच अमेरिकन को नहीं बताया। अब डोनाल्ड ट्रंप के इक्तदार में आने के बाद जिधर जिधर नियोकॉन्स हैं, अमेरिकन सर्कल्स में ये कहा जाता है कि उनको खदेड़ा जा रहा है। जिसने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को अपने मुफाद के लिए नुकसान पहुंचाया उसको खदेड़ा जा रहा है। और उसी चक्कर में आप ये देख रहे हैं कि एशले जे टेलिस जो है, इसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स और केसेस वगैरह शुरू हो चुके हैं। राइट। तो अहमद, इस वक्त भारत में भी तो एक और शोर उठा है कि पाकिस्तान के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल साहिर शमशाद को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने जो नक्शा और किताब तोहफे में पेश की गई है वो ग्रेटर बांग्लादेश का है और उसमें भारत के भी कुछ इलाके बांग्लादेश का हिस्सा दिखाए गए हैं। आप चूंकि भारत के अंदरूनी इलाकों और बॉर्डर्स मामलात पर महारत रखते हैं, तो बताएं कौन से भारतीय इलाके शामिल हो सकते हैं उसमें और क्या तारीख है उनकी? देखिए, इंडिया इज सराउंडेड विद इनसिक्योरिटीज। इंडिया में सिर्फ बांग्लादेश की आप बात ना करें, बांग्लादेश के अलावा म्यांमार का इंडिया के बहुत ज्यादा इलाके के ऊपर क्लेम है, भूटान का इंडिया के बहुत ज्यादा इलाके के ऊपर क्लेम है, नेपाल का इंडिया के बहुत ज्यादा इलाके के ऊपर क्लेम है, चाइना इंडिया के बहुत ज्यादा इलाके के ऊपर क्लेम करता है। और बांग्लादेश का इंडिया के साथ जो रिलेशन है, जो बॉर्डर का जो जियोग्राफिकल रिलेशन है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह का बॉर्डर बंगाली शेयर करते हैं इंडिया के साथ जिस तरह का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में। हमारा तो बॉर्डर भी छोटा है, ये 24,000-25,000 किलोमीटर या 26,000 किलोमीटर का पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है। जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में बॉर्डर है, जो पोरस बॉर्डर है, दैट इज मोर देन 3,000 किलोमीटर्स। अहमद, इस वक्त भारत में भी तो एक और शोर उठा है कि पाकिस्तान के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल साहिर शमशाद को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने जो नक्शा और किताब तोहफे में पेश की गई है वो ग्रेटर बांग्लादेश का है और उसमें भारत के भी कुछ इलाके बांग्लादेश का हिस्सा दिखाए गए हैं। आप चूंकि भारत के अंदरूनी इलाकों और बॉर्डर्स मामलात पर महारत रखते हैं, तो बताएं कौन से भारतीय इलाके शामिल हो सकते हैं उसमें और क्या तारीख है उनकी? देखिए, इंडिया इज सराउंडेड विद इनसिक्योरिटीज। इंडिया में सिर्फ बांग्लादेश की आप बात ना करें, बांग्लादेश के अलावा म्यांमार का इंडिया के बहुत ज्यादा इलाके के ऊपर क्लेम है,
भूटान का इंडिया के बहुत ज्यादा इलाके के ऊपर क्लेम है, नेपाल का इंडिया के बहुत ज्यादा इलाके के ऊपर क्लेम है, चाइना इंडिया के बहुत ज्यादा इलाके के ऊपर क्लेम करता है, और बांग्लादेश का इंडिया के साथ जो रिलेशन है, जो बॉर्डर का जो जियोग्राफिकल रिलेशन है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह का बॉर्डर बंगाली शेयर करते हैं इंडिया के साथ जिस तरह का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में। हमारा तो बॉर्डर भी छोटा है, ये 24,000 किलोमीटर या 26,000 किलोमीटर का पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है। जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में बॉर्डर है, जो पोरस बॉर्डर है, दैट इज मोर देन 3,000 किलोमीटर्स। और फिर इनका एथनिक टाइज, यानी जितने भी बंगाल्स बांग्लादेश में रहते हैं उसी तरह के बंगाल इधर वेस्ट बंगाल में रहते हैं। और इंडिया 90s में 80s में हमेशा से इनका रोना ही ये रहा है कि जी हाँ, बांग्लादेश के अंदर से बांग्लादेश से इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दी है वो आ रही है। और बिल्कुल बांग्लादेश की ज्योग्राफी को अगर आप देखें, इसको अगर बांग्लादेश के ऊपर एक छोटा सा कॉरिडोर है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, उसको वो इंडिया की चिकन नेक है, वो तकरीबन 12 से 18 किलोमीटर का एक छोटा सा पैसेज है जिसको अगर काट दिया जाए तो 7 सिस्टर स्टेट्स पूरी की पूरी अलग हो जाती हैं भारत से। तो सारी सिचुएशन में बांग्लादेश यस क्लेम करता है कि पार्टीशन के वक्त बहुत सारी इलाके ऐसे थे जो कि बांग्लादेश को मिलने चाहिए थी या पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे, उस वक्त वो इलाके नहीं दिए गए। उन इलाकों में सेम एथनिसिटी के लोग रहते हैं जो बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, एथनिसिटी शेयर करते हैं। तो वो जो सारा क्लेम है वो अब दोबारा से रीलिव और रीकिंडल कर रहे हैं, क्योंकि जब इंडियंस ने ये कहा कि हम बांग्लादेश को तबाह कर देंगे और हम जो यहाँ पे जो नई हुकूमत आई है उसका हम जीना मुश्किल कर देंगे और उसको हम सराउंड करके कंटेन करके खत्म कर देंगे, तो अब बंगालियों ने भी कहा कि ठीक है, अगर तुम हमारे साथ ये जुबान बोलोगे तो अब हम तुम्हारे साथ भी वही जुबान बोलेंगे जिसको तुम समझते हो, जिससे तुम डरते हो, जिससे तुम खौफजदा हो। सो इंडिया के लिए सिर्फ बांग्लादेश नहीं, पूरे इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं हर जगह से अब प्रेशर जो है वो इंक्रीज बिल्ड हो रहा है। और क्या हम देख सकते हैं कि अगर भारत और अफगानिस्तान की कोई जंग इस तरह की शुरू करते हैं तो क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर ऑन ग्राउंड कोई इस तरह का कोई जो वेंचर कर ले, ऑन ग्राउंड मौजूद हो एक दूसरे की सपोर्ट के लिए? देखिए, भारत ने जितना इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी, अब बांग्लादेश की अगर आप बात करें ईस्ट पाकिस्तान की, तो ये मुक्ति बानी के खिलाफ ये हुकूमत थी ना जो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हुकूमत है, वो जो मुक्ति बानी के बच्चों के बच्चे और इनकी जो औलादों को कोटाज मिलते थे, बेसिक वजह तो उसके खिलाफ ये सारा प्रोटेस्ट हुआ था कि जब ये इक्तदार में है। वो मुक्ति बानी किसने बनाई थी? वो 10 लाख के करीब दहशतगर्दों को भारत ने तैयार किया था। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि रॉ के जो एजेंट्स हैं वो मुक्ति सो कॉल्ड योद्धास के साथ लड़ रहे थे। सो इंडिया ने इस खित्ते के अंदर जहां जहां पे भी दहशतगर्दी के बीज बोए हैं, ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि आप श्रीलंका के अंदर भी जो उनका मीडिया ऑब्जर्व करें तो वो भी भारत के खिलाफ इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। नेपाल के अंदर भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा सेंटिमेंट है। चाइनीज आप देख रही हैं तिब्बत के अंदर जिस तरह से चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट की है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, दुनिया के ऊंचे तरीन प्लेटों के ऊपर रेलवे ट्रैक्स बिछाना मिलिट्री पर्पसेस के लिए, तिब्बत के अंदर मौजूद हर एयरपोर्ट को मिलिट्री एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर देना फॉर द पास्ट 3 years।